उत्तर प्रदेश हो या फिर आसपास के प्रदेश हों, दैनिक अखबारों को अक्सर आप पढ़ा करते हैं, देखते हैं। उन अखबारों में बहुत सारे पत्रकार काम भी करते हैं। जिला स्तर की अगर हम बात करें तो जिला स्तर पर एक सबसे बड़ी पोस्ट होती है, पद होता है जिसका नाम ब्यूरो चीफ होता है। लेकिन यहाँ पर हम ब्यूरो चीफ की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ब्यूरो चीफ के बाद जो पूरी फौज होती है, वो गाँव से लेके शहर तक वो काम करने वाले पत्रकार जो होते हैं। जिला मुख्यालय की अगर हम बात करें तो जिला मुख्यालय पर चाहे वो शिक्षा विभाग हो या फिर चिकित्सा विभाग हो, क्राइम हो, पॉलिटिकल बीट हो या स्पोर्ट्स, इस तरह की बीटों पर काम करने वाले जो पत्रकार होते हैं, जो प्रमुख अखबारों से जुड़े हुए होते हैं, उनसे मेरी जब बातचीत होती है तो बातचीत के आधार पर उनसे पता चलता है कि उनकी अधिकतम सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें मिलते हैं 15,000 रुपये। इससे ज़्यादा वो प्राप्त नहीं कर पाते। कम तो कुछ भी हो सकते हैं, 7-8 हज़ार भी हो सकते हैं, 10, 11, 12 भी हो सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा यानी कि 15,000 से ज़्यादा रुपए होते नहीं हैं। अब अगर हम उन्हीं अखबारों से जुड़े हुए जो तहसील स्तर पे काम करने वाले पत्रकार होते हैं, तो उनकी जो वेतन होता है, सैलरी होती है, तनख्वाह होती है, वो महज़ 5 या 6 हज़ार रुपए के आस-पास ही होती है। लेकिन कस्बों की और ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले पत्रकारों की स्थिति और भी ज़्यादा खराब होती है। अधिकतम ढाई हज़ार रुपए और ज़्यादा से ज़्यादा 3 हज़ार रुपए वो महीने के प्राप्त करते हैं। इसी पैसे से वो अपना काम भी करते हैं, लेकिन जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, दैनिक अखबार हैं, वो सीधे-सीधे उन्हें हायर नहीं करती, बल्कि किसी थर्ड पार्टी के थ्रू, किसी एजेंसी के माध्यम से उन्हें हायर कर लेती हैं और हायर करने के बाद उनसे वो पूरा काम कराते हैं। कई अखबार तो ऐसे हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ उनसे वही काम कराया जाता है पत्रकारिता के अलावा। यदि वो अपना व्यक्तिगत कोई बिज़नेस व्यापार करना भी चाहें, तो शायद उन्हें इस बात की अनुमति भी नहीं मिलती है। यही नहीं, अगर आज का ये दौर सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पर अगर वो जुड़ना चाहें, प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए पत्रकार, जो दैनिक हिंदी अखबार वाले होते हैं, तो शायद उन्हें इस बात की भी अनुमति नहीं होती है, कि परमिशन नहीं होती है कि तुम अपना भी कंटेंट बनाकर आप अपने पैसे कमा सकते हैं। ऐसे ही ज़िंदगी चलती रहती है, लेकिन वो इससे भी अगर ऊपर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी जिले स्तर पर अपने पत्रकारों को रखते हैं। वहाँ से जो खबरों का कलेक्शन कराते हैं, और खबरों का कलेक्शन कराने के बाद जब खबर चलती है, तब जाकर उन्हें पैसा मिलता है। यानी कि मासिक वेतन भी नहीं दिया जाता इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए जो जिला स्तर पर पत्रकार होते हैं। वो कोई स्टोरी कलेक्ट करते हैं, ये स्टोरी कलेक्ट करने के बाद उसको अपने संस्थान को भेजते हैं, संस्थान उस स्टोरी को चला देता है तो समझ लीजिएगा 1500 रुपये के आसपास तय हो जाते हैं। और अगर वो स्टोरी सिलेक्ट नहीं होती है, नहीं चलती है, तो फिर कोई पैसा नहीं मिलता। अब चाहे पूरा महीना गुजर जाओ, चाहे 2 महीने गुजर जाओ या 3 महीने गुजर जाओ, आपको ऐसी स्टोरी ढूँढ के लानी ही होगी जो कि संस्थान में चलने के बाद आपके पैसे तय हो जाएँगे। पूरे साल का अगर आंकड़ा निकाला जाए, तो पूरे साल में तो स्थिति ज़्यादा ही कुछ बद से बदतर हो जाती है, लेकिन महीने में ज़्यादा 3 या 4 स्टोरी का सिलेक्शन हो जाए तो ये बड़ी बात मान के चलिए। हालाँकि जब से वेब पोर्टल का ज़माना आया है, मोबाइल का ज़माना आया है, तो मोबाइल पर हम बहुत सारी खबरों को पढ़ते रहते हैं। तो अलग-अलग संस्थानों के अलग-अलग, चाहे प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए हों या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हों, उनकी खबरें जो जिले स्तर की आप देखते होंगे, पढ़ते होंगे, तो उस पर कम से कम ₹50 और अधिकतम ₹100 मिल जाते हैं। इसे महीने के हिसाब से जोड़ें, तब भी ये 10,000 15,000 रुपए से ज़्यादा नहीं हो सकते। ऐसे ही है जो लगातार पत्रकार काम करते रहते हैं। कई पत्रकारों से पुलिस वाले, प्रशासनिक अधिकारी सवाल कर लेते हैं कि आप किस संस्थान से जुड़े हैं, अपना आई कार्ड दिखाइए। आई कार्ड वो इसलिए नहीं दिखा पाते क्योंकि वो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू उसमें काम कर रहे होते हैं। हालाँकि पूरा रौब होता है, धमक होती है, इसलिए कोई कुछ कह नहीं पाता, और व्यावहारिक तौर पर आस-पास के सब लोग पहचान जाते हैं कि हमने खबर इनको दी थी, इन्होंने इस खबर को प्रकाशित करा दिया अपने दैनिक अखबारों में। अब ये तो स्थिति है मीडिया से जुड़े हुए पत्रकारों की, जिसे हम अपना देश कहा जाता है, कि देश में कहते हैं कि ये चतुर्थ स्तंभ है। चतुर्थ स्तंभ जो बहुत मजबूत पिलर है, जो पूरी भारत की आवाज़ उठाता है, लेकिन वो अपनी खुद की आवाज़ नहीं उठा पाते, अपनी आवाज़ कभी बन नहीं पाते। मैंने आज की इस वीडियो के माध्यम से कई पत्रकारों से सीधे-सीधे बात करने की कोशिश की। मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हारी आवाज़ को बताना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे इस कैमरे पे आना चाहोगे? क्या अपने उस दुःख, उस तकलीफ़ को बताना चाहोगे? तुम कैसे अपने जीवन यापन करते हो? कैसे अपने बच्चों को पढ़ाते हो? कैसे चिकित्सा या अन्य सुविधाओं का लाभ उठाते हो? जब पैसे इतने कम हैं तो उसके बाद करते क्या हो? कई पत्रकार ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी-अच्छी कोर्स की हैं, पढ़ाई की है, पढ़ाई करने के बाद जिले स्तर पे काम कर रहे थे। जब यहाँ से भरण-पोषण बड़ी मात्रा में नहीं हो पाता है, तो गोपनीय रूप से, गुपचुप तरीके से अपना कोई न कोई बिज़नेस, व्यापार, दुकान वगैरह खोलते हैं, और उसके बाद पत्रकारिता में भी अपना काम करते रहते हैं। ऐसे ही वेतन को लेकर आज देश में एक बहस छिड़ी हुई है। वेतन को लेकर पूरा देश बातचीत कर रहा है, और नोएडा में हालत कुछ इससे बद से बदतर हो जाती है कि हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में जो श्रमिक होते हैं, वो सड़कों पर उतर आते हैं और कहते हैं कि हमें वेतन तो दे दो, क्योंकि महँगाई लगातार बढ़ रही है और वेतन हमारे पास पहुँच नहीं रहा है। ये प्रदर्शन उग्र क्यों हो गया? इसके उग्र होने के पीछे की पूरी कहानी क्या है? और सरकार को भी इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा, और साथ ही
पाकिस्तान का इसमें हाथ बताया जाता है कि जो भी कुछ करा है नोएडा में पाकिस्तान का हाथ है। क्या है इसके पीछे की कहानी, आज की इस कहानी के माध्यम से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। 3 अप्रैल 2026 की ये बात है। हरियाणा के मानेसर में होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्लांट में कुछ मजदूरों की एक आवाज़ बनने लगती है, और आवाज़ कुछ इस तरह से बनने लगती है कि लगातार महंगाई तो बढ़ रही है, और महंगाई के साथ सब्जी लेने जाओ तो 100 रुपये से कम की सब्जी आती नहीं है, और उसे 2-4 लोग खा भी नहीं पाते, यानी कि उसमें भी वो कमी पड़ जाती है। अब सिलेंडर लेने जाओ तो उसकी गैस लगातार महंगी हो रही है, ब्लैक में भी आसानी से मिल नहीं पा रहा है, कमरे का किराया लगातार बढ़ रहा है, घर पर पैसे भेजें तो कैसे भेजें, बच्चों की पढ़ाई बड़ी दिक्कत आ रही है, पढ़ाई की फीस बढ़ रही है, कोर्स भी लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके एक दूसरे से मैसेज फैलना शुरू होता है। मैसेज ऐसा फैलता है कि लोग फिर ये मांग करने लगते हैं कि जब महंगाई बढ़ रही है तो फिर हमारा वेतन भी बढ़ाया जाए, हमारी मजदूरी भी बढ़ाई जाए। और मजदूरी को लेकर इस तरह की बात थी, तो बड़ी संख्या में ये जो मजदूर होते हैं वो सड़कों पर उतरना शुरू कर देते हैं। ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि फैक्ट्रियों में काम छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं, और बड़ी ही शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन इनका चल रहा था। और धरना प्रदर्शन जब लगातार चलता रहता है, कई कंपनियों में काम पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है, ठप हो जाता है, और हजारों की संख्या में जो मजदूर होते हैं, श्रमिक होते हैं, वो अपनी इस मांग के लिए कि जितना वेतन आप हमें दे रहे हो, इस वेतन से हमारा काम नहीं चलने वाला, आप हमारी मांग मान लीजिए, आप हमारा वेतन बढ़ा दीजिए। हरियाणा सरकार तक जैसे ही ये मैसेज पहुंचता है, तो हरियाणा सरकार ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल ही उनके वेतन में कुछ बढ़ोतरी कर दी। और बढ़ोतरी कुछ इस तरह से होती है, उन्हें कई हिस्सों में बांटा मजदूरों को, जिसमें अकुशल होते हैं, अर्धकुशल होते हैं, कुशल होते हैं और उच्च कुशल। अकुशल मजदूरों की जो पहले मजदूरी हुआ करती थी, यानी कि 1 अप्रैल 2026 से पहले, वो 11,274 रुपये, और जो बदलाव हो जाता है तो फिर 15,220 रुपये कर दी जाती है। ऐसे ही अर्धकुशल मजदूरों की जो मजदूरी होती है, श्रम होता है, उसका पैसे जो मिलने होते हैं वो 12,430 रुपये पहले, बाद में उसको 16,780 रुपये कर दिए जाते हैं। कुशल मजदूरों की जो मजदूरी वो पहले थी 13,704 रुपये, और बाद में उसे बढ़ाकर 18,500 रुपये कर दी जाती है। ऐसे ही उच्च कुशल जो मजदूर हैं, उनकी 14,389 से बढ़ाकर कर दी जाती है 19,425 रुपये। अब सोशल मीडिया पर ये जो मैसेज थे वो लगातार अलग अलग तरीके से, जो आज का ज़माना है, सोशल मीडिया पर बहुत सारी भ्रामक न्यूज़ बनाई जाती हैं, और भ्रामक न्यूज़ बनाने के बाद वो बहुत तेज़ी के साथ फैलनी भी शुरू हो जाती हैं। जो मैसेज लगातार वायरल होते हैं, तो तब तमाम तरह की बातें कि हरियाणा सरकार ने कुछ ऐसा फैसला लिया है। हरियाणा सरकार का ये चार्ट है जो अलग अलग पेपरों के माध्यम से मैंने सेलेक्ट किया है, उससे पता चलता है कि इन्होंने लगभग इतना वेतन बढ़ाया है। कम से कम इन्होंने 3,000 रुपये के आसपास की वेतन में वृद्धि की है, और इस हिसाब से इन्होंने अपना पूरा चार्ट दिखा दिया। अब ये वायरल होता होता कि लोगों ने फिर ये कहना शुरू कर दिया कि भाई केंद्र सरकार तो मजदूरों की मजदूरी बढ़ा रही है, वो आदेश कर रही है, लेकिन राज्य की जो सरकारें हैं ना, वो इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही हैं, और यही कारण है कि हम लोग परेशान हैं, महंगी महंगी चीज़ें खरीदने पर मजबूर हो रहे हैं, सैलरी हमारी बढ़ नहीं रही है। मजदूरों ने या किसी ने, कुछ खुरापाती ने कुछ ऐसा मैसेज तैयार किया, और मैसेज में साफ साफ ये बनाने की कोशिश की कि हरियाणा सरकार ने प्रत्येक मजदूर की कम से कम जो तनख्वाह कर दिया है, वेतन कर दिया है, वो प्रति माह 20,000 रुपये के आसपास कर दिया है। पहले यानी कि उसे मिलते थे 11,274 रुपये न्यूनतम कम से कम, और अब उसके बढ़कर हो गए 20,000 रुपये। जब इस तरह का भ्रामक मैसेज लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो जाता है, तो ये वायरल होता होता जो जिले की सीमाएं उनको पार कर देता है, फिर देश की सीमाओं को भी पार कर देता है, और प्रदेश की सीमाओं को पार करता करता ये हरियाणा के बाद नोएडा में कुछ इस तरह का भी विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो जाता है। 10 अप्रैल 2026 को विरोध प्रदर्शन का रूप होता है। फिर ये फेज 2 है, वहाँ पर मदर सन्स कंपनी है, वहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो बड़ी संख्या में कर्मचारी काम करते हैं, एक दूसरे से बात फैलाते हैं, कहते हैं कि देखो हरियाणा में तो इतनी सैलरी मिल रही है और हमें इतनी सैलरी मिल रही है, हम पूरा दिन काम करते हैं, ओवर टाइम काम करते हैं, ना तो वक्त पे सैलरी मिल रही है, मोबाइल हमारे पास होता नहीं है, करें तो क्या करें। आपस में जब इस तरह की बात करते हैं तो ये मैसेज आग की तरह बड़े तेजी के साथ फैलना शुरू हो जाता है, और जब आग की तरह फैलना शुरू हो जाता है तो ये लोग धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। यानी कि अपनी मांग कंपनी से कर रहे थे कि भाई हमारा जो वेतन मिल रहा है उससे भला नहीं हो रहा है, आप प्लीज़ हमारा वेतन बढ़ाइए। तो 10 अप्रैल से शुरू करते हैं, 11 अप्रैल को भी ये चलता रहता है, और 11 अप्रैल को जब चलता है तो 2 दिन हो जाते हैं, 2 दिन तक किसी ने कोई सुध नहीं ली। इसी तरह से 12 अप्रैल भी आ जाता है, और 12 अप्रैल को भी तीसरे दिन ना तो कोई प्रशासन जागता है, ना ही शासन जागता है, ना ही कंपनियां जागती हैं, कोई भी इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, बड़े शांतिपूर्वक चल रहा था। तब ये 13 अप्रैल 2026 जब आता है, तब कर्मचारियों को ऐसा लगने लगता है कि
कोई सुनवाई तो हो नहीं रही है, मीडिया में हमारी रिपोर्ट नहीं जा रही है, मीडिया इस मामले में कवरेज भी नहीं कर रही है, तो करें तो क्या करें। तभी कुछ व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाए जाने लगते हैं, और ग्रुप बनाने जाने के बाद जैसे उनकी एजुकेशन है वैसे ही उनका दिमाग भी लगना शुरू हो जाता है। कोई भी लीड नहीं कर रहा था, कोई भी इस प्रदर्शन का लीडर नहीं होता है, कोई रूपरेखा नहीं बनती है कि कैसे काम करना है, धरना प्रदर्शन क्या होना है, अपनी मांगे क्या होनी चाहिए, कैसे आवाज़ उठानी चाहिए, क्या नहीं। बस एक भीड़ की शक्ल बन जाती है, और भीड़ की शक्ल बनने के बाद 13 अप्रैल 2026 की बात है, जब लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा था, तो लगभग नोएडा के अलग-अलग हिस्सों में 83 जगहों पर प्रदर्शन होने लगता है। ब 42,000 से ज़्यादा जो श्रमिक होते हैं, वो सड़कों पे उतर आते हैं। अब इसी बीच में कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर वायरल होना शुरू हो जाती हैं। कहीं तो ये दिखाया जा रहा है कि मज़दूरों को देखो किस तरह से पुलिस वाले मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। तो कहीं लाठी भाँजते हुए, लाठी मारते हुए इस तरह से जब वायरल होता है, तो ये प्रदर्शन अब उग्र होना शुरू हो जाता है। इतना उग्र होता है कि लगभग 50 अलग-अलग जगहों पर वाहनों में आग लगा दी जाती है। 50 से ज़्यादा वाहन फूँक दिए जाते हैं, जिसमें बड़ी-बड़ी महँगी गाड़ियाँ भी होती हैं, नई गाड़ियाँ होती हैं। 150 कम से कम ऐसे वाहन हैं जिनको बिल्कुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, चाहे वो लाठी डंडों से, ईंट पत्थरों से उनको मारा गया हो। इस तरह से उन वाहनों में लगातार नुकसान पहुँचाया जाने लगा। यानी कि 83 जगह थी, अगर 83 जगह की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो एरिया हाइलाइट हो जाते हैं, वो नोएडा के सेक्टर 57, सेक्टर 58, सेक्टर 59, सेक्टर 62, सेक्टर 63, सेक्टर 64, सेक्टर 65 और सेक्टर 80, सेक्टर 84, सेक्टर 121। इन जगहों पर लगातार उग्र प्रदर्शन हो रहे थे। पुलिस वालों को अब लगने लगता है कि ये मामला अब उनके हाथ से कहीं न कहीं निकलता हुआ जा रहा था, और निकलता हुआ कुछ इस तरह से जा रहा था कि पुलिस को फिर लाठियाँ भी भाँजनी पड़ी, लाठियाँ मारनी पड़ी। उधर वाहनों में आग लग रही है, लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ईंट पत्थर बरसाए जा रहे हैं। भीड़ का रेला आता था, पुलिस की तरफ को जाता था, और पुलिस की तरफ जाने के बाद फिर हंगामा होना शुरू हो जाता है। मज़दूर लगातार सड़कों पे उतरे हुए थे, तब मीडिया वालों की आँखें खुलती हैं, और मीडिया वालों ने जाकर जब वहाँ कवरेज करना शुरू किया है, तब उन्होंने अपना दर्द बताना भी शुरू कर दिया है। दर्द बताने पर उन्होंने कहा कि तनख्वाह कम मिल रही है, महँगाई लगातार बढ़ रही है, कोई सुनने वाला है नहीं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा था। अब इसी हिसाब से मामला फिर यहाँ नोएडा तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि ये सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से नोएडा ही नहीं, आस-पास के जनपद हो या फिर पूरे प्रदेश या फिर पूरे देश भर में इसी बात को लेकर चर्चा होनी शुरू हो जाती है। अब प्रशासन की भी आँख खुल जाती हैं, पुलिस की भी आँखें खुल जाती हैं, शासन की भी आँखें खुल जाती हैं, और सभी अपने-अपने तरीके से बात करना शुरू कर देते हैं। फैक्ट्री पर काम करने वाले जो कर्मचारी थे, वो लगातार एक ही बात कर रहे थे कि हरियाणा में करीब 35% वेतन की वृद्धि हुई है। उसी तरह यूपी में भी जो सैलरी है उसे बढ़ानी चाहिए, बढ़ाई जाए। ओवरटाइम जो काम कराते हैं उसका दोगुना भुगतान करना चाहिए। बोनस सीधे बैंक के खातों में ट्रांसफर किया जाना चाहिए। हर महीने की 10 तारीख तक वेतन और सैलरी स्लिप मिलनी चाहिए। सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी रहे, छुट्टी के दिन यदि काम कराया जाए तो दोगुना उस दिन का भुगतान होना चाहिए। फैक्ट्रियों में सुरक्षा के मानकों का भी पूरी तरह से पालन होना चाहिए। इस तरह की बात थी। अब ये बात होनी थी, मज़दूरों की पीड़ा बिल्कुल सामने आने लगती है। जब मज़दूरों की पीड़ा सामने आने लगती है तो फिर लोग तरह-तरह की बातें भी करने लगते हैं। अब सोशल मीडिया पर एक तरफ तो मज़दूरों के वेतन की बात होने लगती है, तो दूसरी तरफ ये भी बात होने लगती है कि जो कानून बनाते हैं, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, तो इनकी तनख्वाह तो किसी की 1.5 लाख, किसी की 2 लाख, इस तरह की तनख्वाह होती है, तमाम तरह की सुविधाएँ होती हैं। अगर हम विधायकों की बात करें, तो विधायकों की तनख्वाह भी, वेतन भी 2.5 लाख से 3 लाख रुपए का होता है, और सुविधाएँ रहीं अलग। और ऐसे ही सांसदों का जो वेतन होता है, वो भी 2.5 3 लाख रुपए से कम नहीं होता, बल्कि उससे भी ज़्यादा होता है। और सुख सुविधाओं की अगर बात की जाए तो कहीं 34 से ज़्यादा यात्राएँ जो हैं हवाई जहाज़ में, वो फ्री भी हो जाती हैं। फर्स्ट क्लास एसी में वो सफ़र कर सकते हैं, और 50,000 यूनिट तक बिजली का बिल ही नहीं आएगा। और साथ ही उन्हें बंगला हो या फ्लैट हो, जो बहुत ही आलीशान होते हैं, उनको रहने के लिए एकदम 5 साल तक मुफ़्त दिया जाता है, उसके भी कोई उनसे पैसे नहीं लिए जाते। हम जो मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो वो सालाना मतलब 1 साल तक कम से कम उनके 1.5 लाख रुपए का पे किया जाता है कि आप जितना चाहो उतना फ़ोन चलाओ, जितना चाहो इंटरनेट यूज़ करो। 1.5 लाख रुपए तक का सांसदों को भुगतान होता है। एक तरफ तो सांसदों की और विधायकों की, आईएएस, आईपीएस की बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ इन मज़दूरों के बारे में बातचीत चल रही है। तो मज़दूर ये कहने लगते हैं, कई मज़दूर तो जब मीडिया के सामने जाते हैं, तो रोना भी शुरू कर देते हैं। रोते-रोते बताते हैं कि कैसे कपड़ों के साथ हम लोग अपना ज़िंदगी जीते हैं। किताबें की लगातार उनकी महँगाई बढ़ रही है, किताबों पर उनके रेट बढ़ा दिए जाते हैं, फ़ीस लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार का ध्यान इस तरफ है ही नहीं। स्कूलों में अगर अच्छे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करें, ताकि वो भी इस जीवन से, इस नरकीय जीवन से बाहर निकल के वो भी कुछ अगर अपनी मुख्य धारा में शामिल हो सकें, तो लेकिन हमारे पास उतना पैसा ही नहीं है। इस तरह की बातें करने के बाद
वो सब तरह की बातें करते हैं मजदूर लोग, करें तो क्या करें। तभी बात सरकार तक तो पहुंची हुई थी। सरकार ने फिर इसमें एकदम से जल्द में फैसला लिया और एक सर्कुलर जारी किया। सरकार ने कहा कि कम से कम जो उनकी सरकार ने 3,000 तक की जो इसकी सैलरी बढ़ा दी, और सैलरी बढ़ाने के बाद उन्होंने गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के लिए एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें उन्होंने श्रेणी को 3 हिस्सों में बांटा: अकुशल श्रेणी, अर्धकुशल श्रेणी और कुशल श्रेणी। उसमें पहले जो थी मौजूदा सैलरी यानी कि 11,314 है, तो उसको बढ़ाकर कर दिया 13,690, जो कि 1 अप्रैल 2026 से लागू भी बताई जाती है। अर्धकुशल के लिए उन्होंने गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के लिए 12,445 से बढ़ाकर 15,059 रुपये कर दिया, और कुशल श्रमिकों के लिए उन्होंने 13,940 से बढ़ाकर 16,868 कर दिया। अब उन्हें लगा कि बात ये नोएडा तक ही सीमित नहीं है, ये बात दूसरे नगर निगम, दूसरे जिलों में भी बात पहुंच सकती है, इसलिए उन्होंने दूसरे नगर निगम का यानी कि जो बड़े शहर हैं वहां भी ये बात उनको शामिल कर लिया। अकुशल श्रमिकों की जो पहले 11,313 थी, उसे बढ़ाकर 13,006 रुपये कर दिया, जो प्रति माह के हिसाब से है, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। अर्धकुशल श्रमिकों के लिए 12,445 था मौजूदा हालत में, तो उसे बढ़ाकर 14,306 रुपये कर दिया, और कुशल श्रमिकों के लिए 13,940 से बढ़ाकर 16,025 कर दिया। ये था नगर निगम के अंतर्गत आने वाले जो जिले होते हैं। अब ऐसे अन्य जिले जो छोटे जिले होते हैं, जैसे कि अगर हम आसपास के जिलों की बात करें तो जैसे बुलंदशहर है, जैसे हापुड़ है, या फिर एटा है, मैनपुरी है, इस तरह के जिलों की अगर बात करें तो उसमें भी 3 श्रेणी में मजदूरों को, श्रमिकों को बांटा गया: अकुशल, अर्धकुशल और कुशल। अकुशल में 11,313 मौजूदा, और नई सैलरी के हिसाब से जो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगी वो 12,356 रुपये। अर्धकुशल के लिए 12,445 से बढ़ाकर उसको कर दिया 13,591 रुपये, और कुशल के लिए बढ़ाकर 13,940 से सीधा कर दिया 15,224 रुपये। ये नई सैलरी जो 1 अप्रैल 2026 से लागू भी हो जाएगी। सरकार ने अभी अपना काम कर दिया, और सरकार का काम करने का उद्देश्य यही था ताकि वो एक मैसेज दे सके कि आप लोग धरना प्रदर्शन मत करो, आप हाय हुल्लड़ मत करो, हंगामा मत करो, आप शांति से अपनी बात रखो, और जो भी लोग आपको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन बस फिर अलर्ट हो जाता है। और मजदूरों की जो पीड़ा थी वो लगातार चली रही थी। 14 अप्रैल को भी कुछ जगहों पर कोशिश की गई धरना प्रदर्शन की, लेकिन तब तक पुलिस ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया था। 7 जगह एफआईआर दर्ज कर ली जाती हैं, और 7 जगह से ज़्यादा एफआईआर होती हैं। लगभग 300 से ज़्यादा उपद्रव करने वाले जो श्रमिक होते हैं या उपद्रवी होते हैं उनको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, और 100 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया जाता है। और ये फिर जो पुलिस प्रशासन की तरफ से एक मैसेज भी दिया जाता है कि ये नोएडा के नहीं बल्कि आसपास के ज़िलों के कुछ ऐसे असामाजिक तत्व थे जो आते हैं, और उन्होंने ही हंगामा किया, उन्होंने ही इस माहौल को बिगाड़ने में पूरी कोशिश की। फिर नोएडा को 36 सेक्टरों में बांटा जाता है, और 36 सेक्टरों में बांटने के बाद वहाँ पर 15 कंपनी फोर्स लागू कर दी जाते हैं, जिनके जो उन पर रूल करने वाले अधिकारी होते हैं वो 26 पुलिस ऑफिसर होते हैं, जिसमें 8 एडिशनल एसपी और 18 लगभग डीएसपी होते हैं। फिर पुलिस ने जब काम करना शुरू किया है तो काम करने पर ये पता चलता है कि 50 ऐसे एक्स हैंडल हैं जिनके माध्यम से ये भ्रामक न्यूज़ फैलाई गई थी, जिसकी वजह से ये मजदूर थे, ये श्रमिक थे, वो लगातार भ्रमित होते चले गए, और वो सड़कों पर उतरे और उनका गलत इस्तेमाल कर लिया गया। अफवाह जो फैलाने वाले थे उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। लखनऊ से आदेश होता है, इस मामले की जांच पड़ताल होनी शुरू हो जाती है। जो मैंने आपसे पहले कहा था कि हरियाणा के मैसेज को कि वहाँ कम से कम 20,000 रुपये तनख्वाह कर दी है प्रति श्रमिक की, तो वही मैसेज था, उसी को आधार बना के वो किसने किया वायरल, कहाँ से हुआ वायरल, बस पुलिस प्रशासन इसी मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लेकिन मीडिया में दिन भर ये चलता रहा कि ये नोएडा में जो भी कुछ हुआ है ये पाकिस्तान का सब करा धरा है। क्या पाकिस्तान की पहुंच यहाँ तक पहुंच गई है कि पाकिस्तान ने वहाँ बैठे बैठे वहीं से ऐसा गेम रचा कि नोएडा में लगभग 50 से ज़्यादा वाहन फूंक दिए गए, कंपनियों को लाखों करोड़ों का नुकसान भी करा दिया गया, बड़ी संख्या में वाहनों में तोड़फोड़ मचा दी, महिलाओं पर भी लाठीचार्ज हुई, फिर उन पत्थरबाजी होती है पुलिस वालों पर। तो ये सब वहीं पाकिस्तान का करा धरा है। क्या वाकई पाकिस्तान का करा धरा है, या फिर यहीं से ये कुछ हुआ है, या मजदूरों की अपनी असली मांग थी? तो ये पुलिस प्रशासन इस मामले में जांच पड़ताल करेगा। जो उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है वो जांच पड़ताल करेगी। जांच पड़ताल के बाद क्या चीज़ सामने आती है, नहीं आती है, सालों साल गुजर जाते हैं, फिर लोग अगली खबर की तरफ चल देते हैं। जिनको ये आवाज़ उठानी चाहिए उनकी खुद की अपनी आवाज़ है, वो अपनी ही आवाज़ नहीं उठा पाते। जब मैंने शुरुआत में कहा था, प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए पत्रकार हों या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए पत्रकार हों, जिनके चेहरे अक्सर स्क्रीन पर दिखाई देते हैं वो तो बड़े पत्रकार होते हैं, जिनकी तनख्वाह भी भारी भरकम होती है, जिनकी सोच कर भी एकदम से लगता है कि हाँ इतनी तनख्वाह भी इनकी हो सकती है।
लेकिन जिला स्तर पर काम करने वाले, कस्बे स्तर पर काम करने वाले, तहसील स्तर पर काम करने वाले जो पत्रकार होते हैं, बस वो किस तरह से अपना जीवन यापन ही कर रहे हैं, कह सकते हैं कि शौकिया तौर पर पत्रकारिता कर रहे हैं। अब वो अपनी ही आवाज़ नहीं उठा पाते तो उनसे बड़ी आवाज़ों की क्या उम्मीद करेंगे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें ओंकार बक्सवीर और विनोद राठौर हैं केरल के, इकबाल सरदार और नाजिया शेख बिजनौर से हैं, फरमान सैफ़ी उनकी पत्नी रुखसार सैफ़ी, उनकी बेटियां हिबा सैफ़ी, हानिया सैफ़ी लाडपुर बुलंदशहर के रहने वाले हैं, हरपाल संभल से हैं, आज़ाद आनंद डॉक्टर हैं, विनोद वर्मा जो कि बरेली के रहने वाले हैं, अनिल कुमार मेरठ से हैं, नफीस मेरठ से हैं, दीपक कुमार सेन, अब्दुल मलिक रसूलपुर से, गजेंद्र सिंह रुड़की से, सलीम मलिक गंगेरुआ बुलंदशहर से, रोहित मिश्रा गोरखपुर से, शाकिर अली बीकानेर से, इमामुद्दीन मंसूरी गुजरात से, उदय कुमार बिहार से। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।